अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप आप देख रहे हैं नाइमरोज टीवी इंटरनेशनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बड़ा ज़बरदस्त वाक़या आज आपके लिए लेके आया और आपने शायद इस तरह का पहले नहीं सुना होगा। हुआ ये कि ये एक ख़तून है, तो ये बता रही है कि मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तो बड़ी अच्छी तालीम हासिल की। हुआ ये कि यूनिवर्सिटी में जो आज से कुछ अर्सा पहले लोगों में कोई शर्म थी, हया थी, तो मुझे मुख्तलिफ लड़के जो थे वो कहते कि हम आपको पसंद करते हैं, तो मैं किसी की तरफ तवज्जो न देती, मैं अपनी तालीम की तरफ तवज्जो देती। मगर कहती कि एक लड़का था जिसका नाम कमाल था, तो वो बड़ी दिलचस्पी ले मेरे में और मैं काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। खाते पीते लोग थे हम लोग, गाड़ी हर चीज़ हमारे पास थी। तो जब कहती कि मैंने वो पता किया कि ये बिल्कुल सीरियस है या क्या मसला है, तो उसको मैंने समझाने की कोशिश की कि यहाँ हम तालीम के लिए आते हैं, तो ये फ़ैसले जो है माँ बाप पे छोड़ देते हैं। तो वो ये बातें मेरी नहीं समझ सका और मुझे वो 12 दफ़ा उस वक्त लव लेटर होते थे, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज नहीं थे, तो वो मुझे डालता था और यही लिखता था कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा, मैं जहर खा लूँगा। मगर खाया नहीं उसने। तो फिर हुआ ये कि मैंने उसको ये कहा कि देखो, मुझे तालीम मुकम्मल करनी है, मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ और हम पूरी फैमिली जो है वो तालीम याफ्ता है, तो मुझे आप किसी गलत रास्ते पे ना लगाओ। उस लड़के को थोड़ी बहुत ही समझ आ गई। तो जब मैंने तालीम कहती मुकम्मल की, तो फिर उसने मुझे कहा कि मैं अपने वालिदैन को आपके घर में भेजता हूँ, तो आप अगर आपके वालिदैन भी जिस तरह आप कह रही हो कि वालिदैन पे छोड़ देते हैं, तो अगर वो मान जाए तो हमारी शादी हो सकती है। तो मैंने कहती सोच समझ के काफ़ी, तो मैंने कहा हाँ, आप अपने वालिदैन को हमारे घर भेज दें। तो कहती एक दिन फिर उनके वालिद और वालदा और बहनें हमारे घर आई। तो जब वो हमारे घर में पहुंचे तो पता चला कि ये कोई इतने अमीर लोग नहीं है, कोई खाते पीते लोग नहीं हैं, नॉर्मल से हैं, जिसको आप पाकिस्तान में कह सकते हैं मिडिल क्लास। तो मेरे वालिद और वालदा को मिलकर उनके साथ कोई खुशी नहीं हुई और मैंने जब अपने वालिदैन को बताया कि ये मेरा क्लास फेलो है, हम इकट्ठे पढ़े हैं, तो फिर भी वालिदैन ने कहा कि बड़ा मुश्किल है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हो, कल को इन लोगों में जाओगी तो आपके लिए ये मुश्किल पैदा हो जाएगी, आपके जो अखराजात हैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। इसकी बहनें अभी तक बैठी हुई जिनकी शादियां होनी हैं, उस पर भी अखराजात होंगे, ये वो वाला जो हमारे माशरे का तरीका कार है, काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, मगर मैं मुख्तसर कर देता हूँ इसको। तो कहती जनाब इस तरह उनको मेरे वालिदैन ने माजरत कर ली बड़े अच्छे के तरीके के साथ, क्योंकि ये नहीं कि उनकी कोई इंसल्ट की गई, कोई उनको ऐसा कोई बताया गया कि आप गरीब हैं या आप ये हैं, आप यो वो है, कोई ऐसी चीज़ नहीं उनको बताई गई। यही कहा गया कि हमने अभी बेटी का कोई हमारी का प्रोग्राम नहीं है, हम अभी सोचेंगे, हम गौर करेंगे। और कहती कि हमारे घर में ये था कि जो भी फैसले थे वो वालिदैन करते थे, अरसा दराज से ऐसे ही चला आ रहा था। तो इसके बाद जनाब कहते कि वो फिर वो लड़के ने दोबारा कोशिश की। मैंने कहा नहीं, जो मेरे वालिदैन ने फैसला कर दिया वही अब मेरे लिए भी कबूल है, जहाँ मेरे वालिदैन मेरा रिश्ता करेंगे मैं वहीं पे शादी करवाऊँ। फिर कहती के वालिदैन ने मेरा रिश्ता एक जगह पे कर दिया और वो लड़का फिर जो बंदा था, आज तो बंदा बना होगा, पहले लड़का था, तो वो फिर दोबारा राब्ता नहीं उसने किया, उसको समझ आ गई शायद इन चीज़ों की। कहती कि इस तरह मेरी शादी होगी और मेरे उसमें से 2 बच्चे हुए मियाँ से, और फिर एक एक्सीडेंट में मेरा मियाँ जो है वो जान से चला गया, कार एक्सीडेंट हुआ और मौका पर ही उसकी मौत होगी। तो इस तरह मैं बेवा हो गई।
एक दिन कहती कि मैं फिर सोचा कि अब मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूं। मैं अकेली थी, मेरी वालदा भी अकेली थी, वालिद साहब भी वफात पा चुके थे। तो इस तरह मैंने वालिदैन के घर में ये सोचा कि हम इकट्ठे रहें ताकि मैं बच्चों को अपने जो है उनकी परवरिश करूं। तो कहती एक रात हम सोए हुए थे, तो अचानक रात को हमें पता ही नहीं चला कि किस वक्त हमारे घर में डाकू आ गए। और डाकुओं ने आके सबको जनाब, जो हम 4 लोग थे 5 लोग थे, बच्चों को तो पता ही नहीं चला, मुझे और मेरी वालदा को उठाया और कहने लगे कि जो भी है चीज़ें मुझे खुद ही निकाल के ले आओ, इससे पहले कि हम कोई ऐसा काम करें, तशद्दुद करें, ये करें वो करें। तो कहती जैसे ही मैं ने भी डर गए हम लोग, हमने अपने जेवरात निकालने शुरू कर दिए। तो एक डाकू बाहर खड़ा था, वो अंदर नहीं आया हुआ था। तो मैंने जब सब कुछ दिया तो एक डाकू कहने लगा कि अभी भी आपके पास बहुत कुछ है, अभी भी बेशुमार चीज़ें हैं, वो निकाल लो, पैसा निकाल लो, जेवर निकाल लो, ये निकाल लो, वो निकाल लो। बड़ी परेशानी बनी। तो मैंने उसको ऊंची आवाज़ में कहा कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, जो हमने है वो आपको दे दिया है। तो जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी तो जो बाहर डाकू था वो भी अंदर दाखिल हो गया। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो कहती मैं परेशान हो गई, उसने भी मुझे देखा, मैंने उसको देखा, तो मैं हैरान परेशान। तो वो वही लड़का कमाल था जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो डाकू बनेगा। और इस तरह मैं अपने आप पे काबू ना कर सकी, कंट्रोल ना कर सकी, वो भी ना कर सका। और वो शर्म के मारे सर झुका के मेरे सामने खड़ा था। और मुझे भी बहुत शर्म आ रही थी कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा लड़का आज ये डाकू कैसे बन गया। फिर काफ़ी देर तक उसने डाकू जो दूसरे साथी से उनसे कहा कि हम यहाँ से चलेंगे, हम यहाँ कोई ऐसा सामान नहीं लेके जाएंगे। तो इस तरह उन्होंने हमारा सामान वहीं पे छोड़ दिया और वो चला गया कमाल अपने साथियों के साथ। और ये हुआ कि एक दिन वो कमाल फिर हमारे घर आया, दिन के वक्त, डाकू बन के नहीं, मेहमान बन के आया। तो मेरे साथ में मुलाकात हुई, अम्मी से भी हुई। तो उससे मैंने पूछा कि तुम इन हालात में क्यों पहुंचे, क्यों तुमने ये काम गलत शुरू किए। तो वो कहने लगा कि बदकिस्मती ये देखे कि हम बैंक से कुछ कर्जा लिया, बैंक वाले हमें परेशान कर रहे थे, बहनों की शादी करनी थी। और जिस दिन हम डाकू बन के आपके घर में आए, वो पहला दिन था हमारा, कि पहले दिन ही हमने सोचा कि इस घर में डाका डालेंगे। हमें तो पता ही नहीं था कि आप लोग यहाँ पे रहते हैं। तो जब आपको मैंने देखा तो मुझे, आप सोच नहीं सकती मेरे ऊपर क्या गुजरी, कि मैं पूरे 2-4 दिन हुए सो नहीं सका, परेशान हूँ ज़हनी तौर पे। तो उसने बताया कि कर्जे इतने चढ़ गए हमारे ऊपर। और फिर मैंने ये 3-4 लोग साथ में लाए। तो मैंने कहा चलो कोई घर लूटते हैं, वहाँ से लेके जेवर जूवर जो भी है, तो अपने कर्जे उतारते हैं। जहाँ जहाँ से कर्जे लिए हुए थे वो लोग परेशान कर रहे थे। तो मगर हुआ ये कि आगे से आप निकल आई तो मेरा ज़मीर ही नहीं गवारा किया कि मैं आपके घर से एक चीज़ भी लेके जाऊं। मैं एक वक्त था आपको पसंद करता था। तो बातचीत हुई बार। तो कहती मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसकी बातें सुनकर, बड़ा दुख हुआ कि इतना तलीम हासिल की और इसको नौकरी नहीं मिली, मुलाजमत नहीं मिली। पाकिस्तान में आपको पता ही है कि तलीम के साथ रिश्वत भी चाहिए, सिफारिश भी चाहिए। तो ये जनाब खतून लिखती है कि जब मैंने उससे पूछा कि आपने शादी कर ली, तो उसने कहा नहीं, मैंने तो आज तक शादी भी नहीं की, क्योंकि मैंने उस वक्त सोचा था कि शादी करूँगा तो आपके साथ करूँगा, नहीं तो शादी नहीं करूँगा। तो फिर कहती कि मैंने अपनी वालदा से बात की और मैंने जब उसका पता किया तो पता चला कि वाकई ये इस मुसीबत में पड़ा हुआ कि कर्ज मर्ज ले लिए हुए हैं। तो कहती मैंने फिर सोचा कि मैं भी बेवा हो चुकी थी तो इसके साथ शादी क्यों ना कर लूं। तो इस तरह कहती हमारी शादी होगी। और उसके बाद मैंने उसके जो भी बैंक के मसाइल थे उसको हल किया। मेरे पास अल्लाह की याद दिया बहुत कुछ था। मेरा मियाँ जो पहले था वो भी काफ़ी दौलत छोड़ गया था। तो ये एक वाक़या जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ।
तो कहती है आज मेरे उन बच्चों का भी उसने ख्याल रखा जो मेरे पहले मियाँ से थे, उनके भी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी, और फिर 2 बच्चे हमारे भी पैदा हुए, तो आज हम बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उसको मैंने कभी भी ये यकीन से मैं बता सकती हूँ कि एहसास नहीं दिलाया कि आप किस तरह हमारे घर में आए थे। कहती कभी आज तक मैंने इस बात की हमने किसी को जिक्र भी नहीं किया, और क्योंकि मेरा मियाँ मेरी इज्जत है, और जो उससे गलती हुई अगर उसने अपने आप को ठीक कर लिया और वो पहली गलती थी तो मुझे यही खुशी है। तो ये एक वाक़या हमें लाहौर से मिला था। तो नाज़रीन, ये वाक़यात बयान करने का मकसद ये होता है कि देख लें इंसान ज़िंदा हो, कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है, मगर ये डाकू वाले रूप में किसी से नहीं मिलना चाहिए। ये वैसे मैं अपने तौर पे आपको बता रहा हूँ। मिलेंगे अगले नए प्रोग्राम में, नए वाक़या में। जुड़े रहें नाइमरोज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।